हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटोर। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फॉर द किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा का पार्ट 1 जो है, हमने उसके लिए आज सॉल्व करनी है क्या, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ आपको कहां मिला होगा? उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जब जाओगे तो आपको वहां पर पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा डीपीपी के। आप उसको डाउनलोड करके सॉल्व करिए। अगर आपने सारे क्वेश्चन सही किए हैं, वेल एंड गुड, नहीं किए हैं, सारी चीज यहां समझ में आ जाएगी। और अगर सही किए हैं तो भी एक्सप्लेनेशन मैच करना है। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किंगडम प्रोटेस्टा जो पार्ट 1 है, उसके लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हर बार की तरह हमें पता होना चाहिए कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। ऑल्दो मैं ये आपको हमेशा बताती हूं, फिर भी कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपके लिए आंसर यहां पर सारे अवेलेबल हैं कि जो हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल है उसमें सबसे पहली चीज हम करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन पर फोकस। हर चैप्टर के एक एक टॉपिक को लेकर हम उसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं और देखते हैं कि हमारे कंसेप्ट्स कैसे क्रिस्टल क्लियर होंगे। जब हम हर एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो हमें उस टॉपिक के लिए मिलती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ यानी कि डीपीपी, जो आप डाउनलोड करके सॉल्व करोगे। और फिर मैं, जैसे कि आज के सेशन में लेकर आई हूं, फिर मैं लेकर आऊंगी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो ये हमारी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के पीडीएफ हो गए। फिर हमें डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सोल्यूशंस मिले, फॉलोड बाय चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। पहला है एमसीक्यू, दूसरा लिस्ट मिलती है एक, और तीसरा है पीवाईक्यू। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने बन सकते हैं उतने कोशिश करते हैं हम करने की। फिर हम जाते हैं लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट पे कि भाई साइंटिस्ट कौन कौन से इन्वॉल्व थे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, उनके क्या कंट्रीब्यूशन थे, किस ईयर में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। ये सारी बातें हम एक लिस्ट बनाकर अलग से कर लेते हैं। देन वी गो विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए पिछले साल जो पेपर हुए हैं उन सारे एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस बने उस चैप्टर से, इस बारे में हम बात करते हैं। देन वी गो विद द डाउट सॉल्विंग सेशन। आपके जो भी डाउट्स हैं आप वो मुझे सेंड करते हैं, मैं उसका एक वीडियो में डाउट सॉल्विंग सेशन लेकर आऊंगी जहां पर आपको आना जरूरी है, इसीलिए बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एकदम अटेंटिव रहना है और जुड़े रहना है। ठीक है? इसके बाद वी गो विद द वीकली टेस्ट पेपर फॉलोड बाय द गाइडेंस। कैसे पढ़ें, कैसे कंसिस्टेंट रहेंगे, कैसे हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं, सारा कुछ पता चलता है। फिर चैप्टर वाइज 1 शॉट रिवीजन और फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। दिस इज द कोर्स मॉड्यूल फॉर आवर नीट एग्जाम। ये हमारी स्ट्रैटेजी है, हम ऐसे पढ़ रहे हैं। आई होप आप भी अपनी स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली लगाकर पढ़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी नहीं बनी तो कहीं ना कहीं एक वो यू नो देयर विल बी अ लैक, देयर विल बी अ वॉइड, एक जगह बीच में कहीं खाली रह जाएगी। अगर नहीं स्ट्रैटेजी बनी है, इट इज नेवर टू लेट, इट इज नेवर लेट टू स्टार्ट फ्रॉम दी 1 डे 1 से स्टार्ट करने के लिए आप कभी लेट नहीं होते। जिस मोमेंट पर हो वहां से स्टार्ट कर सकते हो। अगर ये वाला वीडियो आप अभी देख रहे हो तो आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, वी विल टुगेदर वर्क इट आउट और हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे कि हमें कैसे कंसिस्टेंटली काम करना है। ठीक है? नोट्स बनाते चलना है, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेके मोबाइल की गैलरी नहीं भरनी है। नोट्स हमारे पास प्रॉपर रिटन मेथड में नोट्स होने चाहिए। एक सच्चा बायोलॉजी का स्टूडेंट जो होता है उसके पास हमेशा नोट्स होते हैं। ठीक है? आइए, ये सारी बातें हो गई। अब अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड। दिए गए किंगडम्स में से क्या हुआ था जब हमने इसका रिलेवेंस 2 जगह है। जब हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ये क्वेश्चन वहां से चालू हुआ है और 5 किंगडम तक आया है। ठीक है? क्यों ऐसा मैं बोल रही हूं? क्योंकि जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बना था तो उस समय सिर्फ प्लांटे और एनिमेलिया 2 बने थे, है ना? 2 किंगडम्स ही बने थे। 2 किंगडम में सिर्फ 2 किंगडम्स बने थे। एक बना था प्लांटे और दूसरा बना था एनिमेलिया। प्लांटे और एनिमेलिया, यही 2 बने थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। हाँ, बिल्कुल बने थे। इसके बाद जब हम यहां से चले और फिर हम पहुंचे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो हर बार
कुछ ना कुछ ड्रॉबैक आ रहा था, है ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमको क्या क्या मिला, हमें मिला मोनेरा, फिर हमें मिला प्रोटेस्टा, मोनेरा प्रोटेस्टा, फिर हमें मिला फंजाई, फंजाई के बाद हमें मिला प्लांटे, प्लांटे के बाद हमें मिला एनिमेलिया, एनिमेलिया। अब ये सारा जब प्रोग्राम चल रहा था तो उस समय हमेशा कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स तो आ ही रहे थे, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स निकल कर आ ही रहे थे। तो वो ड्रॉबैक्स क्या होते थे, वो ड्रॉबैक्स ये होते थे कि देयर वर सर्टन ऑर्गेनिजम्स जिनकी जो ग्रुप है, ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा था, वो डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें प्लांट्स के और एनिमेलिया दोनों के फंक्शंस शो करते हो, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हो, उनको फिर कौन से ग्रुप में रखा गया था। तो और वो यूनिसेल्युलर भी हैं, प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, एनिमल की तरह हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कर रहे हैं, और इन स्पाइट ऑफ दैट बॉडी उनकी क्या है, यूनिसेल्युलर बॉडी है। और अब इसको कहां रखें, देखो प्लांट भी मल्टी सेल्यूलर है, एनिमल भी मल्टी सेल्यूलर है, तो अब हम इस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसके पास थोड़े थोड़े फीचर दोनों के हैं, इसको कहां रखेंगे। तो उसको हमने कहां रखा था, उसको हमने रख दिया था प्रोटेस्टा के अंदर, उसको हमने कहां रख दिया था, प्रोटेस्टा के ग्रुप में। क्योंकि मोनेरा में तो क्या थे, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वो टेबल पढ़ाया था, उसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पढ़ाए थे, दे हैड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। एंड व्हाट अबाउट द प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा में पहली बार यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स देखे गए विद द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड विद द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी कि प्लांट और एनिमल वाले फीचर्स दिखाने वाला यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अलग से एक ग्रुप में रखा गया जिसको बोला गया प्रोटेस्टा। ऑप्शंस देखिए, मोनेरा नहीं, प्रोटेस्टा, फंजाई नहीं, प्लांटे नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। आप लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, कौन से किंगडम में कुछ मेंबर्स के पास सेल वॉल थी एंड सम आर विदाउट सेल वॉल। कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिनके पास सेल वॉल थी, कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिनके पास सेल वॉल नहीं थी। तो वो ऑर्गेनिज्म कौन है जिसके पास सेल वॉल थी और वो ऑर्गेनिज्म कौन है जिसके पास सेल वॉल नहीं थी। वो दोनों को हमने कौन से ग्रुप में रखा, हमने रखा प्रोटेस्टा के ग्रुप में। कहां रखा, प्रोटेस्टा के ग्रुप में। तो जब हमने प्रोटेस्टा के ग्रुप में दोनों ऑर्गेनिजम्स को रख दिया, अब आप इसका एक रीजन मैं आपको यहां से भी कोरिलेट करती हूं। पिछले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि प्लांट के भी फीचर थे, एनिमल के भी फीचर थे, यूनिसेल्युलर है, प्रोटेस्टा में रख दिया। सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल है, दोनों को प्रोटेस्टा में रख दिया। बात समझ गए? तो ईदर वे इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है कि सिर्फ ग्रुप को लेके पूछ लिया जाए, हो सकता है किसी कैरेक्टर को लेकर पूछ लिया जाए। सो यू नीड टू बी क्लियर विद द माइंडसेट, व्हाट आर द फीचर्स दैट वी हैव स्टडीड फॉर अ पर्टिकुलर किंगडम, फॉर द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दैट किंगडम, और उसी हिसाब से हमें उसको मैच करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में किस चीज का पूछा गया है। इट इज क्वाइट अ लाइक क्वेश्चन, एक जैसा थोड़ा क्वेश्चन है पर पूछा घुमा कर गया है। एक बार ऐसे पूछ रहा है, एक बार ऐसे पूछ रहा है, एक बार ऐसे कान पकड़ लिया, एक बार ऐसे कान पकड़ लिया। तो which of the following kingdom, some members have cell wall and some are without cell wall, तो no doubt that was the protesta। ऐसा प्रोटेस्टा में ही हुआ था। ऑप्शंस देखिए, फंजाई नहीं, प्रोटेस्टा हाँ, प्लांटे नहीं, एनिमेलिया नहीं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्रोटेस्टा। क्लियर? इतना सबको समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्लियर? ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस स्लाइम मोल्ड्स क्या करती हैं। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल रहा, प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा, उस सिचुएशन में स्लाइम मोल्ड क्या करेगी। उस सिचुएशन में हमको ऑप्शन ढूंढना है। पहला बोल रहा है फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप, फॉर्म एग्रीगेशन ऑफ सेल कॉल्ड प्लाज्मोडियम, फॉर्म एग्रीगेशन ऑफ सेल कॉल्ड सीडोप्लाज्मोडियम। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब
जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, यानी कि मन मुताबिक सिचुएशन स्लाइम मोल्ड को ना मिले, तो वो क्या करती है, वो फॉर्म करती है ऐसी सिचुएशन में स्पोर्स। और जैसे ही स्पोर्स को समझ में आता है, स्पोर्स क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर बॉडीज होती हैं, हवा में उड़ती उड़ती, लहराती, घूमती फिरती कहीं चली जाती हैं, और जब वहां जाती हैं और जैसे ही कोई फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, रिप्रोड्यूस कर देती हैं। तो spores are going to reproduce as they find favorable conditions। ठीक है, तो सबसे पहला काम स्लाइम मोल्ड अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करती है, फ्रूटिंग बॉडीज बना लेती है, स्पोर्स उसमें से निकलने लगते हैं, घूमते फिरते सब जगह पहुंच जाते हैं, जहां इंपॉर्टेंट लगेगा, अच्छा लगेगा, स्पेशल फील होगा, फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, वहां पर ग्रो हो जाएगा। तो अनफेवरेबल सिचुएशन में स्पोर बन गया, फेवरेबल सिचुएशन में वो ग्रो कर गया, दैट्स इट। ऑप्शन क्या है, फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप। फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है और अपने स्पोर्स रख लेता है टिप पर, फिर वहां से स्पोर्स फैल जाएंगे। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। कोई डाउट नहीं इसमें, कुछ लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज diatomaceous। क्वेश्चन नंबर 4 says diatomaceous earth is used as। तो पहले तो मुझे फटाफट से बता दो कि diatomaceous earth होता क्या है। diatomaceous earth होता क्या है, diatomaceous earth बनता कैसे है। जब इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जब बहुत सालों में, यानी कि बिलियन ईयर्स हो जाते हैं और सारे के सारे डायटम्स मरने लगते हैं। डायटमेशियस अर्थ बनाना है तो डायटम्स मरने लगते हैं, तो दे डाई, और मरने के बाद दे डिपॉजिट एट बॉटम ऑफ सी, पानी में, या फिर मैं एक्चुअली पानी तो कहीं कोई सा भी हो सकता है ना, तो मैं लिख देती हूं बॉटम ऑफ एक्वेटिक बॉडी। जमीन में नीचे पानी में पूरा डायटम जमा हो गया मरने के बाद, व्हेन इट डाइज। ठीक है, तो उससे बनता है दिस फॉर्म्स डायटमेशियस अर्थ, जो कि नेचर में कैसा होता है, नेचर में ये होता है रफ। ठीक है, रफ होता है, ऐसे थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, व्हाट टू कॉल इट, ऐसे मतलब स्मूथ पाउडर नहीं होता, खुरदुरा सा होता है। ठीक है, और फिर क्योंकि ये खुरदुरा होता है तो ये पॉलिशिंग में मदद करता है। और किसकी पॉलिशिंग में मदद करता है, तो ये मदद करता है पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स में शुगर को पॉलिश कर सकते हो आप इससे। ये टूथपेस्ट में ऐड हो जाता है ताकि पॉलिश हो जाए। तो ये वाले सारे काम होते हैं डायटमेशियस अर्थ के। आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरा का पूरा याद आ गया होगा। आ गया, समझाया है मैंने ये वहां पर। अब ऑप्शंस पर चलते हैं। ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है तो हम अपना आंसर पॉइंट आउट कर सकें। ऑप्शन में दिया है पॉलिशिंग, हाँ पॉलिशिंग में यूज हो रहा है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, यस उसमें यूज हो रहा है। सिरप्स के फिल्ट्रेशन में भी यूज होता है, सही बात है। ऑल ऑफ दी अबव, डेफिनेटली सबसे अच्छा सबसे प्यारा आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो गया, फॉर ऑल दी ऑब्वियस रीजंस। आप लिख लीजिए इसको, लिख लिया, डन, ओके। नाउ let us move on to the next question. Next question कहता है chief producers in the ocean are। अब ये मैंने आपको जब पढ़ाना चालू किया था प्रोटेस्टा तो सबसे पहले ही बता दिया था। तो चीफ प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, मुझे फटाफट से लिखकर बताइए। हु आर दी चीफ प्रोड्यूसर्स? आप कमेंट सेक्शन में लिखो हु आर दी चीफ प्रोड्यूसर्स। रिटन, ओके। एंड आई रियली होप कि आपने वो गलती ना करी हो जो अक्सर स्टूडेंट से हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने इसीलिए। क्वेश्चन समझो, चीफ प्रोड्यूसर इन दी ओशियन। इतना तो सबको पता है कि चीफ
प्रोड्यूसर जो है, चीफ प्रोड्यूसर जो है वो है एक फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो मतलब प्लांट लाइक और प्लैंक्टन मतलब स्विम करने वाला, ठीक है। अब ये चीफ प्रोड्यूसर जो है, इट इज द सोर्स ऑफ फूड टू ऑल aquatic organisms, सही है, ओके। नाउ चीफ प्रोड्यूसर किसको कहा गया, ये दोनों बातें तो क्लियर हो गई। चीफ प्रोड्यूसर किसको बोला गया है, उस चीज पर मैं आती हूँ। ऑप्शन में दिया है क्राइजोफाइट, यूग्लेनॉइड, डेस्मेड और डायटम्स। बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ 2 ही आंसर मार्क किए होंगे, बीच के 2 तो देखो कोई मार्क नहीं कर सकता अगर वो सेशन को अच्छे से देख के आया है, जहां पर मैंने आपको किंगडम प्रोटेस्टा स्टार्ट किया था पढ़ाना। उस सेशन को अगर आपने अच्छे से देखा है तो आपको सारी चीजें विजुअलाइज हो गई होंगी, ये तो मैं 100% श्योर हूं, और आप इस चीज पर गलती नहीं कर सकते। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आपको वापस से जाकर वो टॉपिक देखना बहुत जरूरी है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। और बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने आंसर मार्क किए हैं, 2 ही आंसर मार्क किए होंगे, हो सकता है एक किया हो क्राइजोफाइट और दूसरा किया होगा डायटम्स। क्राइजोफाइट जिसने मार्क किया है उसका सेशन के दौरान इधर उधर ध्यान रहा होगा, तभी उसने क्राइजोफाइट मार्क किया, नहीं तो वो डायटम मार्क करता। डायटम्स जो होते हैं, ठीक है, डायटम्स जो होते हैं वही होते हैं हमारे चीफ प्रोड्यूसर्स। डायटम्स में हमने पढ़ा था कि सोप के केस की तरह शेप होता है, यानी कि एक ये ऊपर से और एक ये नीचे से ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसकी जो सेल वॉल होती थी, मैं फिर से रिवाइज करवा दे रही हूं, सेल वॉल जो होती थी उसमें प्रेजेंट होता था सिलिका प्रेजेंट होता था, और ये जो सिलिका है इसके प्रेजेंट होने की वजह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेल वॉल का बहुत हार्ड होता था। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता था, बहुत हार्ड होता था, है ना। तो ये चीफ प्रोड्यूसर्स कौन थे, हमारे डायटम्स थे। तो आंसर जिसने क्राइजोफाइट मार्क किया है वो इसने ये सोच के कर दिया होगा, हाँ क्राइजोफाइट में पढ़ा था, हाँ सही है, प्रोड्यूसर तो भाई वहीं पढ़ा था, सही है, यही मार्क कर दो। डिटेल्ड स्टडी का यही मतलब होता है, ठीक है। तो क्राइजोफाइट पे नहीं जाना, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डायटम्स। क्लियर, सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया? आप इसको लिख लीजिए एक बार, लिख लिया, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 2 फ्लैजिला आर फाउंड इन विच प्रोटेस्ट। कौन से प्रोटेस्ट में 2 फ्लैजिला होते हैं? अगर आपने वो वाला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि मैंने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया था, ऐसे का स्ट्रक्चर बनाया था, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था। उसमें मैंने बोला था कि सेल्यूलोजोइक प्लेट्स हैं, इनके बीच में 2 फ्लैजिला घूम रहे थे। एक फ्लैजिला ऐसे घूम रहा था, एक फ्लैजिला ऐसे घूम रहा था, एक फ्लैजिला यहां से ऐसे निकला हुआ था। एक्चुअली ये साइड वाइज नहीं जाएगा, मैंने थोड़ा डायग्राम ऊपर बना दिया, ये ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये 2 फ्लैजिलास थे और इसका कैसा था, वर्लिंग मूवमेंट हो रहा था। ये सारे फीचर्स कौन से ऑर्गेनिज्म के हैं? सारे फीचर्स हैं डीनोफ्लैजिलेट के। मैम डायटम्स और डीनोफ्लैजिलेट में कंफ्यूजन हो सकता है क्या? इसलिए नहीं हो सकता, मैंने बोला था डीनोफ्लैजिलेट में 2 फ्लैजिलास प्रेजेंट होंगे। 2 फ्लैजिला दिख रहे हैं, इसको बोलते थे ट्रांसवर्स फ्लैजिला और इसको बोलते थे लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। इसको क्या बोलते थे? लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। इजी है ना, याद रहेगा ना। ऑप्शन पे चलो, ऑप्शन में दिया हुआ है अमीबा, गोनियोलेक्स,
पैरामीशियम, ऑल ऑफ द अबव। मैम इसमें डिनोफ्लैजिलेट नहीं दिया हुआ, जिसने सेशन देखा है उसको मालूम है कि इसमें डिनोफ्लैजिलेट्स दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ये कॉज करते हैं रेड टाइड, ये कॉज करते हैं रेड टाइड। रेड टाइड जो है उससे प्रोड्यूस होता है टॉक्सिन, वो टॉक्सिन बीमारी करवा देता है, उसका नाम था पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग। ठीक है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और ये पॉइजनिंग करा देता है, इसको बोलते हैं पीएसपी नाम की बीमारी। ठीक, इसमें से रेड टाइड कॉज करने के लिए डिनोफ्लैजिलेट का कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता था? तो वो था गॉन्यूलेक्स। गॉन्यूलेक्स। आंसर मिल गया, सेशन में भी पढ़ाया है ये मैंने। आंसर मिल गया, सबको मिल गया, क्लियर, समझ आ गया। ऑप्शंस देखिए, अमीबा अपना गया, गैनुलेक्स अपना आंसर है, पैरामीशियम गया, ऑल ऑफ द अबव गया, गैनुलेक्स हमारा आंसर हो गया। बढ़िया, ठीक है, ऑल राइट, लिख लीजिए इसको, यही एक्सप्लेनेशन के पास ऐसे ही लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Most of them have two flagella. One lies longitudinally, other transversely in a furrow between wall plates. Here we are talking about what? अभी डायग्राम बना के दिखाया है। तो बात यह है कि हमें डिनोफ्लैजिलेट को पहचानना है। उसमें से अक्सर जिस ग्रुप का, मैंने आपको ये चीजें, ये ऐसे क्वेश्चंस क्यों दिए, उसमें से डिनोफ्लैजिलेट में से जो ग्रुप सबसे ज्यादा पूछा जाता है उस ग्रुप का नाम है गॉन्यूलेक्स। उस ग्रुप का नाम है गॉन्यूलेक्स, गॉन्यूलेक्स ग्रुप। और गॉन्यूलेक्स ग्रुप ऐसे भी पूछा जा सकता है जहां पर के फ्लैजेला की बात हो रही हो कि ट्रांसवर्स और फरो में घुसा हुआ बीच में एक फ्लैजेला है। और रेड टाइड के लिए भी पूछा जाता है, रेड टाइड के लिए भी पूछा जाता है। इसको नीट मार्क करके रख लेना, ठीक है, इसको नीट मार्क कर लेना। अब ऑप्शंस देखिए, यूग्लिनॉइड नहीं, पैरामीशियम ग्रुप नहीं, गॉन्यूलेक्स ग्रुप हाँ, गोल्डन ब्राउन एल्गे नहीं। गोल्डन ब्राउन एल्गे कैसी दिखती थी? पेड़ के जैसी दिखती थी, ऐसा स्ट्रक्चर होता था गोल्डन ब्राउन एल्गे का, उसमें बीच में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते थे, तो ऐसा लगता था कि कोई प्लांट है। तो ये गॉन्यूलेक्स ही है जिसके पास दो फ्लैजेला होते हैं प्लेट्स के बीच में घुसे हुए। अभी मैंने डायग्राम बना के बताया है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी। क्लियर, सबको क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसको लिख लीजिए जिसको लिखना है, फिर आप बोलोगे मैम आप साइड नहीं होते हो, साइड हो जाओ, बोर्ड को घेर लेते हो, ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन यूग्लिना। यूग्लिना में क्या प्रेजेंट नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, फ्लैजेला, सेल्यूलोजोइक सेल वॉल, प्रोटीनेशियस पेलिकल। तो मैंने आपको बताया था यूग्लिना में क्या प्रेजेंट नहीं होता, देयर इज नो सेल्यूलोजोइक सेल वॉल, सेल्यूलोजोइक सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। ये तो भाई ऐसी चीज है ना, कैरेक्टर है, इसमें समझना क्या है, तो याद ही रखना है सेल्यूलोजोइक सेल वॉल। क्यों? अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चीज हमने यहीं पर आके पढ़ी थी, ये चीज हमने तब पढ़ ली थी जब हमने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये पढ़ा था कि सेल वॉल कैसी होगी। तो प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, एक्चुअली सॉरी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमलिया, सब में सेल वॉल पढ़ी थी। तो उस समय पढ़ लिया था कि जो प्रोटिस्टा का ग्रुप है उसमें किसी में सेल वॉल होगी, किसी में नहीं होगी, मतलब सम वुड हैव सेल्यूलोजोइक सेल वॉल, सम विल नॉट हैव सेल्यूलोजोइक सेल वॉल। एक क्वेश्चन इसके फॉर्म का मैं ला चुकी थी कि कौन से ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है और फिर कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, दोनों को एक ग्रुप में रखा। वो ग्रुप कौन सा? प्रोटिस्टा। और यूग्लिनॉइड जो है उसके पास सेल्यूलोजोइक सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है, इट इज नॉट प्रेजेंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Next question says red tides often causes massive fish kills and human illness. Human illness का नाम क्या है? PSP. PSP का फुल फॉर्म फिर से बता दे रही हूँ, जितनी बार आता है उतनी बार खुद को भी लिखना चाहिए। PSP का फुल फॉर्म अभी मुझे कमेंट में सारे स्टूडेंट से चाहिए। कितनी सिंसियरिटी है, कितने नाम याद रखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, थोड़ा सा टाइप कर देने में कुछ नहीं चला जाएगा। मैं जब तक लिख रही हूँ फटाफट से टाइप कर दो। पैरालाइटिक शेलफिश, अभी तक याद हो जाना चाहिए, जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी याद होगा। पॉइजनिंग, पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा जो ह्यूमन बीइंग्स की इलनेस थी। फिश तो किल हो गई, और जिनने शेलफिश खाई थी ना, ये उनको हुआ था, ठीक। Which group of protist is responsible for red tide? Red tide कराने वाला dinoflagellate, Goniulex ग्रुप का। ऑप्शन देखो, क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, फेओफाइटा, डिनोफ्लैजेलेट। यस, डिनोफ्लैजेलेट इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें ऑप्शन में हो सकता है कि गोनिलेक्स भी दिया हो, तो गोनिलेक्स हमारा सही आंसर हो जाएगा, रेड टाइड फॉर्म करने वाला। क्लियर? क्लोरोफिल पिगमेंट ए और सी प्रेजेंट होता है इनमें, और एक चीज और क्या थी, केराटिनॉइड, ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कलर देता है। दैट्स इट, ये लिख लिया, ये इंपॉर्टेंट है। सबने मुझे कमेंट में लिख के बताया, मैं सिंसियरिटी उसी से जज करूंगी इस बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हंसी मजाक में खेलने के लिए लिखने को नहीं बोल रही हूँ। आई रियली वांट यू टू मेमोराइज दिस। क्लियर? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a characteristic feature of क्राइजोफाइट्स? क्राइजोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा होता है? देखो, पहला, दे आर पैरासाइटिक फॉर्म विच कॉज डिसीज इन एनिमल। तो डिसीज इन एनिमल हमने क्रायोफाइट्स में नहीं पढ़ा, क्राइजोफाइट्स में नहीं पढ़ा था। क्राइजोफाइट्स में हमने दो चीजें पढ़ी थी। पहला हमने पढ़ा था डायटम्स, एक होता है, और दूसरा हमने पढ़ा था, इसमें होता है गोल्डन येलो एल्गे, गोल्डन येलो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता था, है ना। उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम बोलते थे गोल्डन येलो होता था, उसको हम क्या बोलते थे? डेस्मिड्स बोलते थे, ठीक है, डेस्मिड्स बोलते थे। तो ये तो हम समझ गए कि इसको डेस्मिड और डायटम्स इंक्लूडेड रहते हैं। तो हमने इसमें डिसीज कॉज करने वाला कुछ नहीं पढ़ा था। डिसीज कॉज करने वाला डिनोफ्लैजेलेट, पीएसपी जो कराता था या फिशेस को किल कर देता था, वो था। अब आता है दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। पेलिकल का कोई जिक्र नहीं हुआ था क्राइजोफाइट जो पहला ग्रुप हमने पढ़ा था उसमें। दूसरा है दे इंक्लूड डायटम्स। हाँ बिल्कुल, डायटम्स तो प्रेजेंट है, दो ग्रुप्स प्रेजेंट थे, डायटम सोप वाला स्ट्रक्चर और ये पेड़ जैसा स्ट्रक्चर गोल्डन येलो वाला। फिर दे आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफाइटिक क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया? दे इंक्लूड डायटम्स। और डायटम्स का अपीयरेंस कैसे होता है? सोप बॉक्स की तरह अपीयरेंस होता है। हमेशा बार बार बताती हूं मैं, ऐसा था और उसके अंदर ऐसा एक स्ट्रक्चर था। हो गया, ये हो गया हमारा डायटम। क्लियर? आंसर लिख लो, मार्क कर लिया, ओके, डन। सो वी आर डन विद द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। यहां पर हमने यहाँ पर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो प्रोटेस्टा का फर्स्ट पार्ट है उसके लिए कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट डीपीपी सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत सीरियसली देखो, डीपीपी सॉल्व करना है, जहां जो आंसर पूछ रही हूँ वहां लिखते जाओ, आपके प्रॉफिट में है। इस चीज को मानो, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी तब जाकर वो मिलेगा जिसको पाना चाहते हो, ठीक है। तो सारी चीजों को, सारे वीडियोस को सीक्वेंस में रिवाइज करते रहो। मैं हर बार बताती हूँ कैसे सीक्वेंस में रिवाइज करोगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ www.magnetbrains.com, तो ओपन होगा ऑफिशियल पेज जहां पे लिखा होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। टॉप कोर्सेज पे जाओ, अपना नीट ढूंढो, नीट पे जाके अपना बायोलॉजी ढूंढ लो, दिख जाएगा तुरंत। उसमें वॉच नाउ क्लिक करो। वॉच नाउ क्लिक करोगे तो यहाँ पूरा लिखा है अपने बायोलॉजी के कोर्स के बारे में सब कुछ, डिस्क्रिप्शन कैसा क्या मिलेगा, एकदम बढ़िया। उसके बाद वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस लिखा है नीचे, उस पर क्लिक करो, यहाँ सीक्वेंस में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उस पर प्ले करो तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले होने लगेगा। बढ़िया जोरदार धुआंधार तैयारी कर दो, ठीक है। और सारी चीजें समझ में आ गई हैं
अगर नाम याद हो गए हैं तो अपने को क्या करना है, अपने को लाइक जरूर कर देना है। अभी नाम लिखा था ना पीएसपी का, क्या लिखा था, सही लिखा है, सही लिखा है ना, पैरालाइटिक, शेलफिश, पॉइजनिंग। तो लाइक जरूर कर देना, अगर याद हो गया तुरंत कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से सारे डाउट, जो जिसका डाउट सॉल्विंग सेशन आएगा उसके सारे डाउट्स मिल जाएंगे आपके नाम के साथ, आपके क्वेश्चन के साथ। और इसे शेयर कर देना सारे फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, सारे ग्रुप्स में, अपने वर्चुअल ग्रुप में। डीपीपी के पर खास ध्यान देना है शेयरिंग को लेकर। ज्यादा से ज्यादा हमें वर्ड क्वेश्चन स्प्रेड करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे अपनी जो जर्नी है नीट की उसमें। मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री कोर्स आपको प्रोवाइड हो रहा है, वो भी नीट जैसे बड़े एग्जाम के लिए, वो भी घर में बैठ के ऑनलाइन। ठीक है, बढ़िया मस्त जोरदार तरीके से पढ़ाई करो, मेहनत देखो करनी ही पड़ेगी, आलस बिल्कुल त्याग दो, मेहनत करने लग जाओ। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।